नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं देसी अड्डा। हमारे साथ हैं देसी अड्डा के संपादक राकेश तिवारी। देखिए, तीसरे चरण का चुनाव 7 मई को होने वाला है और उसके पहले 2 चरणों का चुनाव 9 सीटों पर संपन्न हो चुका है। तो आइए देसी अड्डा का अपना एनालिसिस ऑपरेशन जान लेते हैं कि उस 9 सीटों पर कौन किस पे भारी है। इसी विषयों पर आज हम बात करेंगे और आपको बताएंगे राकेश तिवारी जी। राकेश जी, अभी जो चुनाव हुआ है 2 चरणों में और 9 सीट का जो आपका अपना अनुभव है और वहाँ का एनालिसिस है कि कौन किस पे भारी है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, इस पे थोड़ा अपने दर्शकों को बताएं। देखिए अजय जी, तीसरे चरण के चुनाव से पहले जी, हमारे दर्शकों को ये जान लेना थोड़ा उत्सुकता होगी कि भाई 2 चरण में क्या हुआ है। जो 2 चरण में 9 सीटों पर चुनाव हुआ, उसका रिजल्ट क्या होने वाला है। तो चुनाव आयोग ने अभी कोई एग्जिट पोल करने से मनाही रखी है अपनी। तो हम एग्जिट पोल तो कर नहीं सकते, लेकिन हम आपको कुछ क्लू देंगे। जी बिल्कुल। और जब आप उस क्लू को सोचिएगा, विचारिएगा उस पर, तो आपको पता चल जाएगा कि असल में यहाँ रिजल्ट क्या होने वाला है। जी, तो चलिए हम बारी बारी से उसी क्लू को बताते हैं और ये आपको बताते हैं कि कम वोटेड परसेंटेज जो है उससे किसको लाभ हुआ है और किसको नुकसान पहुंचा है। एक तो ये भी बात बताएंगे, दूसरा बात ये बताएंगे कि जो 9 सीट है, गया, औरंगाबाद, नवादा और जमुई, जहां प्रथम फेज में चुनाव हुआ, फिर 5 सीट है जो सेकंड फेज में जो हुआ, द्वितीय फेज में पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, भागलपुर और बांका। इन टोटल 4 और 5 ये 9 सीटों पर क्या हाल है। तो देखिए, सबसे पहले शुरुआत करते हैं गया से। प्रथम चरण में गया से इसलिए शुरुआत कर रहे हैं कि जब टिकट का वितरण हुआ तो सबसे पहले आरजेडी ने यही कुमार सर्वजीत को अपना कैंडिडेट घोषित किया था, बगैर कांग्रेस से किसी समझौता किए हुए, कोई बातचीत किए हुए। अपने 4 कैंडिडेट जो प्रथम चरण के हैं, आरजेडी ने सीधा सीधा उतार दिया था। तो उसमें महत्वपूर्ण गया जहां से कुमार सर्वजीत आरजेडी के प्रत्याशी और जीतन राम मांझी हम के प्रत्याशी एनडीए के पाले, इन दोनों के बीच गया में मुकाबला। गया सुरक्षित सीट और हिंदुओं के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण जगह, जहां पिंडदान भी लोग करते हैं और मोक्ष नगरी कहा जाता है। विष्णुपद है वहाँ, विष्णुपद है। तो उस जगह पे बीजेपी का समर्थन मिलना किसी को बहुत बड़ी बात है। गया विधानसभा क्षेत्र में भी लगातार वो जीतते रहे हैं बीजेपी के प्रत्याशी। तो ऐसी स्थिति में गया में क्या स्थिति है जी। तो जीतन राम मांझी जब महागठबंधन में थे तो उनके कई बयान जो है वो सनातन विरोधी, ब्राह्मण विरोधी उन्होंने दिया था और वो इस चुनाव में उनका पीछा करता रहा अंतिम समय तक। जी बिल्कुल। वो मोदी के नाम पर लोग उनको वोट तो दिए, लेकिन वो अंतिम समय तक उनको इस बयान के लिए घेरते रहे। व्यक्तिगत रूप से लोग नाराज हैं। दूसरा, इनकी समधन वहां एक क्षेत्र से विधायक है, वहां पे भी सवाल उनके लिए उठाए गए। जीतन राम मांझी का एक उम्र भी हो चला है, तो इस तरह से उस क्षेत्र में उतने सक्रिय वो अपनी सक्रियता नहीं दे पाते। एक बात ये भी है। लेकिन गया के जब आप राजनीतिक इतिहास को जानेंगे तो मांझी और पासवान, इन दोनों के बीच जब जब मुकाबला हुआ है तो मैक्सिमम टाइम मांझी ने बाजी मारी है। मांझी समुदाय के लोग वहां पासवानों पर जीत जाते हैं। तो ये एक प्लस पॉइंट है, संख्या उनकी ज्यादा है, प्लस एनडीए का फुल सपोर्ट है। तो इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो हालांकि वोट परसेंटेज कम था, तो इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो कुमार सर्वजीत जो गया बोध गया के विधायक भी हैं, तो लेकिन गया जो क्षेत्र है, गया जहां विधानसभा है, तो गया में जीतन राम मांझी का पल्ला भारी है क्योंकि बीजेपी का पल्ला भारी है। तो कुल मिलाकर 3 क्षेत्रों पर जीतन राम मांझी का पल्ला भारी था और 3 क्षेत्रों पर महागठबंधन का पल्ला भारी
इसमें देखा गया। कुल मिलाकर मुकाबला है गया में, लेकिन जीतन राम मांझी का पलड़ा भारी है। यहाँ भारी दिखता है। हार जीत का अंतर यदि होगा तो बहुत कम अंतर से कोई भी जीतेगा, या तो जीतन राम मांझी जीते या कुमार सर्वजीत जीते, लेकिन अंतर बहुत ही कम रहेगा। मुकाबला बिल्कुल 19-20 का है। मुकाबला बहुत 19-20 का है, क्योंकि इसी क्षेत्र में बेलागंज भी आता है जहां से सुरेंद्र प्रसाद यादव आरजेडी के विधायक, तो उनका एक अपना दबदबा है। तो कुल मिलाकर गया कि ये स्थिति बनती है। दूसरी बात, जब आते हैं औरंगाबाद, तो औरंगाबाद जो है वो चित्तौड़गढ़ बिहार का कहा जाता है, और वहाँ राजपूतों की अच्छी खासी संख्या है। हमेशा वहाँ से राजपूत ही जीतते रहे, चाहे दल कोई। तो इस दृष्टिकोण से औरंगाबाद में इस बार सुशील कुमार सिंह बीजेपी के प्रत्याशी हैं, और आरजेडी ने नया प्रयोग किया था, किसी राजपूत कैंडिडेट या किसी दूसरे कैंडिडेट के बजाय वो एनडीए के जो वेस्ट वोट बैंक कुशवाहा समुदाय है उसमें के एक व्यक्ति को उतारा, वो भी जदयू से लाकर अभय कुशवाहा, उनको चुनावी मैदान में उतारा। मुकाबला तो हुआ, मुकाबला जबरदस्त हुआ, लेकिन यहाँ पे भी सुशील कुमार सिंह का पलड़ा भारी दिखता है। मतलब जो एज है वो दिखता है, लड़ाई कांटे का है। जितना सुशील कुमार सिंह को जितना उम्मीद नहीं होगा, उससे ज्यादा लड़ाई यहाँ पे है। तो फिर ये मामला देखा जाए। अब तीसरा जो नवादा क्षेत्र है, नवादा में विवेक ठाकुर और श्रवण कुशवाहा चुनावी मैदान में। विवेक ठाकुर बीजेपी के और श्रवण कुशवाहा आरजेडी के। अब नवादा जो सीट है वो आरजेडी के लिहाज से यादव बहुल, माने यादव, राजवल्लभ यादव का परिवार या वहां से लोग जीतते रहे। वहां कुशवाहा का प्रयोग यहाँ पे भी लालू यादव ने किया, और गुंजन सिंह यहाँ पे प्रत्याशी खड़े थे, भूमिहार जाति से आते हैं, तो विवेक ठाकुर को वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन संजय जो श्रवण कुशवाहा के खिलाफ राजवल्लभ यादव के भाई विनोद यादव चुनावी मैदान में थे, और दो राजद विधायक और एक विधान पार्षद उनके पक्ष में था। इसके बावजूद लड़ाई आरजेडी और विवेक ठाकुर के बीच ही हुआ, लेकिन विनोद यादव जितना मत काटेंगे तो निश्चित रूप से वो गुंजन सिंह से ज्यादा मत काटेंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा ये आपको देखना है। लड़ाई वहां त्रिकोणीय है, और ऐसी स्थिति में वहां नवादा में कठिन फाइट में मामला उलझा हुआ है। बहुत कम वोटों के अंतर से कोई भी जीतेगा। लेकिन विवेक ठाकुर यहाँ पे भी आश्वस्त हैं, इसलिए नहीं कि उनको अपना ये है, उन पर भी कई तरह के आरोप थे बाहरी का, लेकिन नवादा में कहते हैं कि बाहरी ही जीतता है। लेकिन विनोद यादव पर उनकी उम्मीदें टिकी हुई है। विनोद यादव यदि अच्छा खासा 50,000 से अधिक वोट काटे होंगे यादवों का, तो इनकी राहें आसान होगी। अब आ जाते हैं, क्योंकि इनके वोट बैंक में भी कुर्मी और कोयरी में डेंट लगा है, तो यदि ये यादव में डेंट लगा होगा तब जाके ये मामला साफ होगा। वैसे आजकल मतदाता बहुत समझदार हैं, बोलते कुछ हैं करते कुछ हैं, तो फिर देखना होगा। 4 जून का इंतजार करना पड़ेगा। अब आइए जमुई में अरुण भारती चिराग पासवान के बहनोई चुनावी मैदान में थे लोजपा आर से, और अर्चना रविदास जो है ये आरजेडी की कैंडिडेट। मुकेश यादव तेजस्वी यादव के करीबी सहयोगी हैं, उनकी ये पत्नी है। अर्चना रविदास खुद तो रविदास समुदाय से हैं, लेकिन उन्होंने शादी किया है मुकेश यादव से, तो इसीलिए यादव और रविदास ये दोनों इस बार पूरी तरह से मुस्तैद थे जमुई में, और जब मुस्तैद थे तो लड़ाई में थी अर्चना रविदास, और इसीलिए वहाँ पे लड़ाई थोड़ा टफ दिखा। क्योंकि एक तरफ से नरेंद्र सिंह के जो लड़के हैं अजय प्रताप सिंह, बड़े लड़के, उनको भी आरजेडी अपने पाले में लाया, लेकिन वहाँ उनके छोटे बेटे सुमित कुमार सिंह जो हैं वो मंत्री भी हैं नीतीश सरकार में, वो लगे रहे। फिर श्रेयसी सिंह लगी। तो ऐसे कुल मिलाकर देखा जाए
तो जमुई में खुद सांसद रहे चिराग चिराग पासवान। पासवान, उनका तो भी अपना कुल पड़ा। मिलाकर ये लोग बाद में काफी मेहनत किए और मेहनत का नतीजा ये हुआ कि लड़ाई में वापस जो अरुण भारती हैं मुस्तैदी से वापस लौटे। अब कितना लौटे हैं और कितने मुस्तैदी से इनके वोटर वोट गिराए हैं, ये देखना अभी प्रधानमंत्री बाकी है। भी सभा वहाँ हो चुकी है, प्रधानमंत्री तो अपने चुनाव अभियान का शुरुआत शुरुआत ही ही किया जमुई वहीं से। से किए, जमुई से ही। बिल्कुल, तो इसलिए देखिए मोदी जमुई मैजिक भी चल सकता मोदी है। मैजिक भी क्या असर लाता है। बिल्कुल, वोट परसेंटेज भी कम हुआ है इन 4 जगहों पर सबसे पहले। तो ये है मामला। अब जब बात आते हैं दूसरे चरण की, तो दूसरे चरण में सबसे महत्वपूर्ण जो सीट है पूर्णिया। वो सीट है पूर्णिया। जी, क्योंकि पूर्णिया में जो इस बार लड़ाई थी वो पूरे देश स्तर पर एक हॉट सीट के रूप में जी, मौजूद था। ये इसलिए भी था क्योंकि यहाँ पप्पू यादव के खिलाफ जिस तरह से आरजेडी ने अपना अभियान शुरू किया और जिस तरह से उन्हें राजनीति से दरकिनार करने का प्रयास किया गया, वही उनके लिए मजबूती बन गया। बिल्कुल, मतलब वो कहा जाता है ना कि जिसको आप जितने इग्नोर कीजिएगा वो उतने ही मजबूती से कम बैक करता है। तो पप्पू यादव की लड़ाई को लोगों ने अपना लिया और जिसका नतीजा ये हुआ कि आरजेडी वहां 3 नंबर पर चला गया। ये तय है, जी, हार और जीत संतोष कुशवाहा और पप्पू यादव इन दोनों में से किसी एक की होगी। पप्पू यादव के वोटर बोल रहे थे क्योंकि उनका टिकट कटा हुआ था, वो उनको साबित करना था। और संतोष कुशवाहा के वोटर चुप्पा है, इसलिए कि वो तो खुद सांसद थे 2 बार के, एनडीए के वो कैंडिडेट हैं। तो वो वोट जो है इस बार चुप था और बड़ी शांति से वो चुनाव लड़े। क्योंकि लड़ाई तो असल लड़ाई तेजस्वी यादव और पप्पू यादव में चल रहा था। तो उसमें एनडीए जो वहां बड़ी समझदारी से चुप होकर वो तमाशा देखा और लड़ाई लड़ा। तेजस्वी का बयान भी आ गया कि हाँ, आप एनडीए को वोट कर दीजिए अगर एनडीए इंडिया को कीजिए या एनडीए को कीजिए। अब वो बयान किस रूप में दिए वो दूसरी बात है, लेकिन जी। लोगों ने जो समझा जी, वो यही था। और इसी का नतीजा हुआ कि वहां तेजस्वी यादव की किरकिरी भी हुई और वहां माई समीकरण टूट भी गया। आरजेडी के बजाय वो पप्पू यादव के पास वो गया है, इसमें कोई दो राय तो नहीं। पप्पू यादव कुल मिला के वहाँ भारी दिख रहे हैं। पप्पू यादव और संतोष कुशवाहा के बीच वहां लड़ाई है। पप्पू यादव ऊपर से तो देखने में भारी दिख रहे हैं, लेकिन जो मुझे खबर है संतोष कुशवाहा का चुप्पा वोटर भी उनको बहुत पड़ा है संतोष कुशवाहा को। और लेसी सिंह भी अपना प्रतिष्ठा का सवाल बनाई है। जदयू के लोगों ने अंत समय में बहुत मेहनत किया, जी। उसका नतीजा कुछ न कुछ दिखेगा। तो अब देखिए क्या होता है, लेकिन पप्पू यादव ऊपर से भारी वहां पे दिख रहे हैं। जो सबसे कंफर्म सीट जो मुझे लग रहा है किशनगंज महागठबंधन के हिसाब से वो किशनगंज है। ऐसा लगता है कि किशनगंज में इस बार भी कांग्रेस बाजी मार सकती है, क्योंकि वहां पे जो एनडीए के वोटर थे उसमें से भी कुछ लोग एआईएमआईएम से बचने के लिए वो कांग्रेस को वोट कर दिए, जो खबर आ रही है। और मोहम्मद जावेद वहाँ के एमपी हैं, तो जो पिछले बार वो बड़ी मुश्किल से जीते थे, लेकिन उससे आसानी से संभवतः इस बार वो जीतेंगे। तो किशनगंज दूसरा सीट और जो एक कांग्रेस के लिहाज से इस बार उनका नंबर बढ़ने जा रहा है मेरे आकलन के हिसाब से, वो एक कटिहार हो सकता है। कटिहार में तारिक अनवर की स्थिति इस बार मजबूत दिखती है, वो लड़ाई काफी मजबूती से लड़े हैं। और वहां दुलारचंद गोस्वामी पिछली बार भी काफी कम मतों के अंतर से जीते थे और वहां बीजेपी कटिहार लड़ती रही है और जीतती रही है। लेकिन पिछले बार से वहां जदयू चुनावी मैदान में थी। इस बार उम्मीद था कि बीजेपी वहां से चुनाव लड़ेगी, क्योंकि जदयू तो कहीं सीन में थी नहीं, वो तो अंत समय में आ गई। तो इसलिए वहां से निखिल चौधरी जो है वो काफी मेहनत कर रहे थे और उन्हें टिकट अंत समय में कट गया। हालांकि निखिल चौधरी पार्टी के सच्चे सिपाही हैं तो वो लगे रहे, लेकिन एक बीजेपी के लोगों के अंदर जो दर्द था उसका असर कटिहार में दिख सकता है। अब आइए भागलपुर। भागलपुर में अजीत शर्मा कांग्रेस के प्रत्याशी थे, लेकिन जिस तरह से किशनगंज और कटिहार में कांग्रेस की स्थिति है वैसी स्थिति भागलपुर में नहीं है।
हालांकि अजय मंडल जो वहां से जदयू के कैंडिडेट थे, उनके खिलाफ लोगों में भारी गुस्सा था और उन पर ये आरोप भी लगते थे कि वो लोगों से मिलते नहीं है, जनता से कनेक्ट नहीं है, बातचीत करने का उनका लहजा भी वैसा नहीं है। लेकिन फिर भी गंगौता समाज का वहाँ अच्छा खासा वोट है और जो बुल्लू मंडल आरजेडी के वहाँ से प्रत्याशी रहे थे पिछले बार, वो इस बार जदयू में चले आए थे। तो पूरा गंगौता समाज जो है एक साथ था। गोपाल मंडल का हालांकि कई बयान आ रहा था, लेकिन उससे कुछ ज्यादा असर नहीं होने वाला है, वो विधानसभा में होगा, लोकसभा चुनाव में वैसा नहीं है। तो अंत में गुस्सा गुस्सा में भी अजय मंडल के खिलाफ जो गुस्सा था वो कम हुआ है और मोदी के नाम पर वहां वोट बाद में वो भागलपुर में टर्नअप हुआ। नहीं तो अजीत शर्मा बहुत ज्यादा मतों से वहां से जीतते। लेकिन अभी देखिए लड़ाई तो वहां पे है, तो अब वहां क्या होता है। लेकिन अजय मंडल की स्थिति सुधर गई थी अंत तक। और अब आइए जो 9वां सीट है वो है बांका। बांका जहां से जयप्रकाश यादव चुनावी मैदान में थे और गिरधारी यादव इधर से जदयू से चुनावी मैदान में लड़ रहे थे। गिरधारी यादव पिछले बार भी चुनाव जीते थे और जयप्रकाश यादव को हराए थे। इस बार भी वहां लड़ाई में गिरधारी यादव और जयप्रकाश यादव ही हैं। गिरधारी यादव के साथ प्लस पॉइंट किया जाता है कि यादव मत तो उन्हें जो मिले सो मिले, लेकिन उसके साथ फॉरवर्ड सवर्ण वर्ग का काफी अच्छा खासा वोट मिलेगा। बीजेपी का कैडर वोट वहां से दिग्विजय सिंह चुनाव जीतते रहे हैं, राजपूत समुदाय का वहां अच्छा खासा वोट है। तो वो वोट जो है वो गिरधारी यादव के साथ जुड़ेगा और जब वो जुड़ेगा तो लड़ाई तो काफी दिलचस्प होगा। तो कुल मिलाकर बांका जो है वो गिरधारी यादव के को एज मिलता है। तो मेरा जो आकलन है कुल मिलाकर देखा जाए तो किशनगंज और कटिहार ये 2 सीट कांग्रेस के पाले में एज दिखता है, उनके पाले में जा सकता है। मतलब वहां लोगों की सहानुभूति, लोगों का वोट, लोगों की जो बातचीत करने का ये था वो कांग्रेस के पक्ष में दिखा। इसके अलावे गया, औरंगाबाद और नवादा, इन सब जगहों पे एज हल्का ही सही लेकिन एनडीए का दिखा। जमुई में लड़ाई दिखी। इसके अलावे बांका जो है, भागलपुर है, इन 2 जगहों पे जदयू की थोड़ी बढ़त दिखी। पूर्णिया में संतोष कुशवाहा का चुप्पा वोटर यदि काम कर गया तो पूर्णिया में बाजी वो मार सकते हैं, नहीं तो पप्पू यादव की जीत तो तय है। तो ये कुल मिलाकर पूरा मामला रहा। तो तीसरे चरण के पहले जो तीसरा चरण होने वाला है उसके पहले दूसरे चरण के जो 9 सीट थे उस पर उसमें आप जो दे रहे हैं कि 7 और 2 इस तरह का आपका अपना 7 और 2 मेरा जो है वो कंफर्म हम मान के चल रहे हैं कि इतना कांग्रेस को थोड़ा एज मिल रहा है। और आरजेडी हर सीट पर जहां जहां वो है, पूर्णिया को छोड़कर सभी जगहों पे वो लड़ाई में है जहां जहां आरजेडी के प्रत्याशी हैं। लेकिन पूर्णिया में वो तीसरे नंबर पर वो चली गई है, ये स्थिति है। तो तीसरे चरण के चुनाव के पहले जिन 9 सीटों पे चुनाव हुआ था उसका पूरा राजनीतिक विश्लेषण और कौन किस पे कितना भारी है आप राकेश जी से सुन रहे थे। और राकेश जी का अपना ये परसेप्शन है, उनका अपना आकलन है और ये रिसर्च है, ये कोई नतीजा नहीं बता रहे हैं, ये परिणाम आने के बाद ही नतीजा आएगा। लेकिन उसके पहले का जो अनुमान है वो राकेश जी का अनुमान जो था वो 2 इंडिया गठबंधन को और 7 एनडीए के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है। लेकिन ये परिणाम आने के बाद पता चलेगा। तो आप परिणाम का इंतजार कीजिए और हम दोनों का नमस्कार स्वीकार कीजिए। नमस्कार।